के ऊपर अगर कहीं पर भी जुल्म होता है तो हर मुस्लिम की आवाज बनकर पार्लियामेंट में अगर आवाज उठती है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की होती है, अगर असेंबली में अगर आवाज उठती है तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की होती है। देखिए आपके सामने बरसात के मेंढकों की तरह हर कोई आएगा कि वो भाई मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा है। अगर यही कहते रहे कि नुकसान सभी का है, सेकुलरिज्म का नारा लगाने वालों, मैं आपसे कहता चलूं कि आलम वली पोजरा को मेयर बनाने वाले हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के असेंबली में जहां कहीं पर भी इन्होंने कदम रखा, बिहार में कदम रखा, तो कदम रख के हर पार्टी ने हर मुसलमान कैंडिडेटों को टिकट दिया। वही असदुद्दीन साहब का आपकी बदौलत, एमआईएम की बदौलत है असेंबली में 24 एमएलए आकर बैठे। अगर एमएलए जब तक के हमारे असदुद्दीन साहब जिस तरीके से जो स्टेट में जा रहे हैं हर स्टेट में कामयाब हो रहे हैं। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि बीजेपी से हाथ मिला दिए, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी से हाथ मिला दिए। अरे तुम लोग क्या करे थे इख्तिदार पर रहकर? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम भी हर टाइम जैसा बोलते हैं कि इख्तिदार में रहने के बाद तुम लोग ने क्या फैसला लिया? मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जोश से काम मत लो, होश से काम लो, वोट का सही इस्तेमाल करो, वोट को सही कैंडिडेट को दीजिए। देखिए 2002 में इलेक्शन हुआ, शरीफ साहब आपके सामने कामयाब हुए। आज फिर 2009 में इलेक्शन हुआ, एक एमएलए ने 2 दोस्तों को लड़ाया, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, मामू भाजे को लड़ा रहा है। देखिए लोगों की फितरत, मैं वो लोगों से पूछना चाहता हूँ, वही ये जो सादिक एमएलए साहब थे मरहूम, खैर उनके ताल्लुक से मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। उनकी सियासत एर्रा गड्ढे से शुरू हुई थी। आप लोगों को कहना चाहता हूँ, एर्रा गड्ढे का हर हमारा बुजुर्ग उनको यहाँ से खाते से खाना लगाकर चला था। मैं पूछना चाहता हूँ, एर्रा गड्ढे के सलम के गरीब लोग यहाँ पर क्या वोट डालने के लायक नहीं है? खाली सोसाइटी में उन्होंने पार्क बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ, खाली सोसाइटी में उन्होंने प्ले ग्राउंड बनाया, क्या सोसाइटी के अंदर नौजवान बच्चे नहीं है? क्या सलम में नौजवान बच्चे नहीं है, मासूम बच्चे नहीं है? देखिए हमारे पास एमपी नहीं था, कारपोरेटर नहीं था, एमएलए नहीं था। हमारे असदुद्दीन साहब ने फिर भी हमारे जानी मियां साहब को करप्शन मेंबर देकर 1 करोड़ का बजट देकर उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट कराया। देखिए उनके तारीखे कारनामे, अवैसी पार्क को बनाया और सेटिंग को बनाया सुल्तान नगर में। सेटिंग को अपने हाथों से जाकर देखिए, नौजवान बच्चों के लिए वहां पर कितना टैलेंट का कोर्स सिखाया जा रहा है और नौजवान बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस लिया जा रहा है। और हाल ही में 75 नौजवान बच्चों को ड्राइविंग फ्री में सिखाया जा रहा है और उनको मुफ्त में ड्राइविंग स्कूल के साथ का लाइसेंस दिया जा रहा है। ये हमारे कारनामे हैं, हमारे असदुद्दीन साहब के। आपके सामने वोट मांगने के नहीं आती, हमेशा आपके दरमियान में रहती है मजलिस। मैं आपसे कहता चलूं, फिर भी देखिए जोश और होश दोनों साथ में होना चाहिए। 2 तारीख के दिन वोट का इस्तेमाल वतन के हक में कीजिए और सही हक इंतजाम कीजिए। 2 तारीख के दिन वतन को वोट दीजिए। शरीफ साहब के अहलिया शाहीन बेगम को उनके कामयाब बनाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मेरी अगर झूठ है तो आप लोग मुझे बताइए, क्या पी जनार्दन रेड्डी साहब को जब हिंदुस्तान का इतना बड़ा फाइल बनाने में जहां हमारे हिंदू भाइयों का हक था, क्या मुसलमानों ने उनको जो बड़ा लीडर बनाने में काम रोल अदा नहीं किया? मुसलमानों ने भी वही रोल अदा किया जो दूसरों ने अदा किया। पी जनार्दन रेड्डी साहब को आंध्र प्रदेश का सबसे टॉप का लीडर अगर बनाने में किसी का खून लगा, किसी की मेहनत और जद्दोजहद लगी, तो यही मुसलमानों की भी लगी, किसी से कम नहीं लगी। यही दावा लेके मोहम्मद शरीफ साहब गए कि आज हैदराबाद 4 हल्कों में तब्दील हो चुका है, किसी एक मुसलमान को हैदराबाद के हल्के से उन्होंने बनाई है। क्या आपका मुताला गलत था? आप बोलिए। मोहम्मद शरीफ साहब ने कहा मुसलमानों की वकालती यहाँ रखती है, यहाँ से दीजिए। तो आपको तो डर दिया गया कि दूसरे के बाद हमें इस तरीके से सुलूक किया जाता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सोचिए कि आखिर आपको अपनों से दूर करने की वजह क्या थी? क्या मोहम्मद शरीफ साहब पी जनार्दन रेड्डी साहब के खाते थे? क्या पी जनार्दन रेड्डी साहब के आप बत्ती लेकर आते थे? हर वो काम करते थे जो पी जनार्दन रेड्डी साहब की औलाद भी नहीं कर सकती।
करती न लीडर करते, लेकिन इसके बावजूद भी उनको दूर करने की एक ही वजह थे कि उन्होंने ये कहा कि 4 हल्कों में एक मुसलमान होना चाहिए। वही एक मुतालबा जो उनको दूर किया, उनको फूट बनाया। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि सदर मोहतरम बैरिस्टर नसरुद्दीन अवैसी साहब ने काम कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी के बहका में ना आके अपनी जमात और पतन के निशान को रोक दीजिए। आने वाले 2009 के जिले में सियासी लोगों की साजिश की वजह से मैं एक अभी उतर गुजारिश करता हूँ आपसे उम्मीद करता हूँ तो बंद कर दो। मेरे दोबारा आप शख्सियत के साथ में हमारे पार्टी के वजन के निशान को डालकर मेरे आएगा तरीके से आपको बुजुर्गान मिलत, नौजवान साथियों, भाई मुझे बहुत जलसों में जाकर आ रहा हूँ, मेरी आवाज़ उतनी ज़्यादा नहीं निकाल सकता, तो थोड़ा खामोशी से मेरी बात सुनिए और गैर जरूरी नारे मत मारिए, सुनिए मेरी बात। शेर नशीन रशदी फरमा जानी मियाँ साहब, साबिक़ रुकने बल्दिया जनाब शरीफ साहब, दीगर मजलिसी रुखा, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, 2 फरवरी के दिन खामोश बैठे तो साउंड ऑटोमेटिक आती, साउंड बढ़ाओ नहीं होता है। साउंड बढ़ाना नहीं है, वोट का पोलिंग का परसेंटेज बढ़ाना है। साउंड तो है, साउंड खत्म नहीं होंगी इंशाअल्लाह। मगर पोलिंग का परसेंटेज अगर बढ़ेगा एरागड्डा से, इस वार्ड से, तो यकीन जानिए हमारी कामयाबी बहुत बड़ी अक्सरियत से होगी इंशाअल्लाह। जितने आपके वोट है, आप सबसे ये बोलो कि वोट का परसेंटेज डालो, बढ़ाओ, वोट डालो। और 2 फरवरी के दिन आपको हजारों की तादाद में अपने अपने घर से, महलों से, बस्तियों से निकलकर पतन के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का गैर मामूली सबूत देना है। मेरे भाई, आखिरी बार हमने एरागड्डा की बल्दिया की सीट पर कब कामयाबी हासिल की, कितने बरस गुजर चुके हैं। आज आपके पास एक बेहतरीन मौका आया है, जमात भी आपकी है, उम्मीदवार भी आपका है,
ये सीट भी इंशाअल्लाह ताला आपकी होगी। और जो लोग हमारे सामने हैं ये अजीबो गरीब है नहीं, कभी साइकिल पे बैठता तो अब गाड़ी में बैठ जाता। ये तरक्की कर रहा मगर इरादा की आवाम तरक्की नहीं कर रही। ठीक है, आपको साइकिल के गम के पैंडला मारते मगर ये अजीब गरीब थाली में का बैगन है नहीं, यहाँ से गिर रहा वहां जो एक जगह टिक के नहीं बैठा हूं, गड्ढा की आवाम की क्या काम करेंगे। तो जो लोग जिनमें साबित खत भी नहीं है इनका साथ अब नहीं दे सकते। मेरे भाई, आपको अपनी जमात को कामयाब करना है। आप देखते हैं कि पिछले 5 साल में क्या तरक्याती काम अंजाम दिए। यहाँ पर जानी मियां कॉर्पोरेट मेंबर थे, उनके बजट से तरक्याती काम हुए। तमाम का तमाम डेवलपमेंट कहां पर हुआ, किधर हुआ, इसको पता ही नहीं है। और लोग आकर आपसे बोलेंगे रूलिंग पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी वार्टी नहीं चलने वाली है। रूलिंग पार्टी से काम करवाना ये मजलिस का काम है। रूलिंग पार्टी को मजबूर करना और काम करवाना ये मजलिस का काम है। शादी मुबारक की स्कीम शुरू हुई तो मजलिस की तजवीज के ऊपर, अगर कहां पर कोई मसला पेश आ जाता तो मजलिस जाकर लड़ती है ऐवान में। आज जरूरत इस बात की है कि शहर हैदराबाद की बल्दिया में मुस्लिम अक़लियत की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी हो और उसके लिए बेहद जरूरी है कि सीट पर हमारी कामयाबी हो। ये शहर हमारा है, इस शहर पर हमारी निशानियां हैं, तारीख की निशानियां हैं। इस शहर पर हमने अपनी सबकत को बरकरार रखा और जरूरत इस बात की है कि हम उस सबकत को और बरदरी को बरकरार रखें। ये कब होगा? जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने वोटों को मजलिस के अपने इस्तेमाल करेंगे। अगर जरा सा भी पोलिंग परसेंटेज खुदा ना खास्ता कम होगा, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी कामयाबी का पूरा दारोमदार किस पर है कि हमारे 100% वोट मजलिस के अपने इस्तेमाल हो। हमारा पोलिंग परसेंटेज 60-70 नहीं बल्कि 100% होना चाहिए और 100% पोलिंग हम मेरागढ़ में करा सकते। हमारे इलाकों में, हमारे महल्ले जात में कोई आने वाला नहीं है, ना इंशाअल्लाह ताला कोई आकर यहां पर कुछ करने वाला है। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर से कामयाबी हमारी होगी। कौन सी ये साउंड है, बिल्कुल साउंड है और फुल साउंड। वो पुकारते कि कांग्रेस आपके सामने, इनके पास कुछ नहीं रहा। 100 साल के ऊपर की पार्टी बात करे की बोलते हैं लोग, बुढ़े हो गए लोग, मुंह में दाता नहीं है, मजलिस से पंजा लड़ाने को आ रहे हैं। कुछ काम काज नहीं रहे, नाम शरीफ है और इतने शरीफ नहीं है, तार रखो नाम उतने शरीफ है, नाम उतने शरीफ है। हमारा मकसद इस वार्ड से कामयाबी हासिल करना और हर एतबार से हमको कोशिश करना। क्या प्रोग्राम है आपके पास, किसी के पास क्या प्रोग्राम है, सब मिलकर एक ही बात बोलते हैं, टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी। मजलिस कबूल है, फिरका परस्त है। ये असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते, रटावा है 3 चीजें इनके पास, फिरका परस्त, भड़काऊ भाषण, मजहब का इस्तेमाल करते हैं लोग। अच्छा, आप जो करते हो फिरका परस्ती नहीं है। आप जो बोलते, क्या बोलते आप तोते की तरह बयान करते क्या? आप मजहब को इस्तेमाल नहीं करते, मैं मजहब को इस्तेमाल करता हूं। तीनों के तीनों चीजें आपके सामने हैं। क्या किया इन तमाम पार्टीज ने हमारे लिए? कांग्रेस के पास कोई प्रोग्राम नहीं, टीआरएस के पास कोई प्रोग्राम नहीं, तेलुगु देशम बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं।
मजलिस आपके सामने एक एक्शन प्लान रख रही है हैदराबाद के लिए। और क्या एक्शन प्लान है वो एक्शन प्लान ये है कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की बल्दिया में इख्तिदार अल्लाह सुब्हाना व तआला मजलिस को देगा। यहां से जनाब शरीफ साहब की अहलिया मजलिस की उम्मीदवार कामयाब होगी तो हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया जात है, मिसाल के तौर पे किसी के घर का प्रॉपर्टी टैक्स सालाना 4,000 रुपये 4,100 रुपये है और उस पर बहुत सा बकाया जात है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जितने ड्यूज हैं, जितने बकाया जात है, तमाम के तमाम इंशाअल्लाह माफ कराएंगे। और जो 4,000 रुपये तक का आप टैक्स देते थे, आइंदा साल से इंशाअल्लाह सिर्फ 101 रुपया देंगे आप। जैसा जाते थे वलीमे में लिफाफा देने के 11 रुपये 111 रुपये, यहाँ पे 111 रुपये भी नहीं 101 रुपया था। ये काम मजलिस कर रही, ये भड़काऊ भाषण है। मैं मजहब को इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं जीजा, जो घरों में पानी का बिल का बकाया जाते वो भी अदा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह माफ कराएंगे। हमारे पानी के बिलों पे बहुत बकाया जाता, पानी नहीं आता मर बिल आता बराबर, ड्रेनेज की लाइन बराबर नहीं बनती, उस पर लिखा आता सुएज सरचार्ज। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो पानी के बिल के बकाया जाते हैं वो भी माफ कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बात क्या है कि 2,750 पोस्ट बल्दिया में खाली पड़े हुए, हम पूरी कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला वो 2750 जो जायदादें खाली पड़ी है उसको पूर्ण करेंगे, जिसमें मुसलमानों को 5% तहफ्फुज़ात मिलेगा और इससे हमको भी हिस्सा मिलेगा, दीगर हमारे हिंदू ओबीसी भाइयों को भी उनका हिस्सा मिलेगा। 2750 पोस्ट अगर पूरे पूर्ण किए जाएंगे, यकीन जानिए कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, काम होगा। ये 2700 पोस्ट से कम होने वाला नहीं है। मजलिस ने इस बात को जाना और पहचाना कि और 2600 जायदाद निकल सकती है हैदराबाद की बल्दिया में, यानी करीब 5000 के करीब जायदादें निकलेंगी, जिसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन 5% के एतबार से उनकी नौकरियां मिलेंगी, हमारे हिंदू ओबीसी भाइयों को, दलित भाइयों को उनका हिस्सा मिलेगा। ये मजलिस काम करना चाहती है। और एक अहम बात जो मजलिस क्या करना चाहती है, मच्छरों की कसरत ज्यादा हो गई, मगर इलेक्शन का मौसम आया तो ये सियासी मच्छरा भी पैदा हो जाती है। कोई बोलता है गुलाबी झंडा लेके, कोई कांग्रेस का, कोई पीला, मगर ये मच्छरा चले जाते, फिक्र मत करो। असल मच्छर इनसे पावरफुल है। ये मच्छरों की मेरे को फिक्र नहीं है, मगर हुरूर तकब्बुर में नहीं कह रहा हूं। असल मच्छर जो हमारे बच्चों को बीमार कर देता, हमारे बुजुर्गों को बीमार कर देता, और जो बल्दिया में एंटोमोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, शोबा है, उसमें जायदादें हैं, उसको मुस्तहकम करने की जरूरत है, ताकि सही तरीके से जिस जगह पर मच्छरों की पैदावार होती है वहां पर जाकर फॉगिंग करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस वो काम भी करना चाहती। एक और अहम बात कि शहर हैदराबाद को दरियाए कृष्णा से और दरियाए गोदावरी से पानी आ रहा है। पूरे शहर हैदराबाद में हर हैदराबादी की जबान पर ही है, मेरे को पानी नहीं मिलता, पानी का प्रेशर नहीं आता, पानी आता तो गंदा पानी आता। हम अपने एक्शन प्लान में कह रहे हैं कि अगर आप लड़कर हुकूमत से हम 40 टीएमसी पानी शहर हैदराबाद के लिए हासिल करेंगे, और वो पानी है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी है। वो पानी कृष्णा गोदावरी का जो पानी 40 टीएमसी पानी हैदराबाद को मिलेगा, हर हैदराबादी के घर में पानी आएगा, साफ पानी आएगा। मजलिस और सीटियां नहीं मारना है, बहुत जवान बच्चे दिख रहे हैं। और एक काम जो मजलिस करना चाह रही है, मैं जब एमपी था, एमपी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह,
एमपी के बजट से 5 साल पहले मैंने अपने हैदराबाद के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिवर्स ऑस्मोसिस का एक प्लांट लगाया, आरओ प्लांट बोलते उसको। 11 लाख की लागत से बोरवेल के पास एक प्लांट लगा दिए। बोरवेल का पानी लेकर उन्हें साफ करता और साफ इतना साफ करता कि बिस्लरी किल्ली का पानी उसके सामने कमजोर पड़ जाता, इतना साफ पानी आता। 1 रुपया डालो आप, 11 लीटर साफ पानी आता। मजलिस क्या इरादा रखती है? हमने अपने एक्शन प्लान में बात रखी कि हम ऐसे 1500 यूनिट बनाएंगे पूरे शहर हैदराबाद में। इर्रागड्डा वार्ड में इंशाअल्लाह ताला अगर आपको 15-20 यूनिट की जरूरत है, हम बोरवेलों के पास ये लगाएंगे। 1 रुपया आप डालेंगे, 11 लीटर साफ पानी आपको मिलेगा। जहां कहीं भी मैंने ये रिवर्स आरओ प्लांट लगाया, साफ पानी अगर आप महल्ले जात में देंगे, उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे बुजुर्ग बीमार नहीं पड़ेंगे। आज सबसे बड़ी वजह हमारे बच्चों को बीमार पड़ने की गंदा पानी की वजह से हमारे बुजुर्ग बीमार पड़ जाते। मजलिस इंशाअल्लाह ताला ये 1500 आरओ प्लांट लगाएगी। और एक बात जो हमने आवाम के सामने अपने एक्शन प्लान में रखी है, क्या हम आपसे कह रहे हैं, स्ट्रीट लाइट देखो आप, पूरा अंधेरा, उसको याद ही नहीं है बेचारे को, साधा है उन्हें अंधेरा। मजलिस क्या बोली, हम पूरे स्ट्रीट लाइट बल्दिया के बजट से खरीदेंगे। हैदराबाद की हर गली में अंधेरा नहीं होगा, हैदराबाद की हर गली में रोशनी होगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसे स्ट्रीट लाइट हम खरीद के पूरे गली कूचों में जहां पर स्ट्रीट लाइट है वहां पर लाइट जलना चाहिए। ये खाली बम्बू खड़ा होना चाहिए पोल के ऐसा, यहां पर लाइट लगने का इंतजाम मजलिस मुस्तहकम तरीके से करेगी। एक और बात हमने अपने एक्शन प्लान में कही है, क्या हमने कहा है कि बिल्डिंग का परमिशन, बिल्डिंग के परमिशन में करप्शन बहुत होगा, तो उसको और साफ और सुथरा करने के लिए एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ताकि जो भी बिल्डिंग बनाना चाह रहा वो सीधा जाए, बगैर किसी एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर को या किसी ब्रोकर को पैसे दिए, बगैर करप्शन हुए साफ तरीके से अपना परमिशन उसको मिल जाए। एलआरएस की स्कीम है, बरसों से लोगों ने अपनी बिल्डिंग बनाई, उसके कंस्ट्रक्शन को, परमिशन को सही करने का रुका हुआ है, मजलिस उसमें तेजी पैदा करेगी। और एक बात जो हमने अपने एक्शन प्लान में कही, क्या कहा कि जितने मसलक हैं, स्लॉटर हाउसेज हैं हैदराबाद में, आज आप देखते हैं कि रमनसपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करना शुरू हो गया। अंबरपेट में तो क्यों करना चाह रहे? क्योंकि गोश्त सस्ता जरूर है, आवाम को अच्छा गोश्त मिले, जो गोश्त का कारोबार कर रहे हैं उनको फायदा हो। और याद रखिए मेरी इस बात को, लोग मुझ पे इतराज कर रहे थे आप स्लॉटर हाउस क्यों मॉडर्नाइज कर रहे, बहुत से लोगों के दिल में शक और शुबा था, मगर मेरी बात सच साबित हुई। जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को इक़्तिदार मिला तो वहां पर उन्होंने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान में कई मजहब के मानने वाले, दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जहां पर इतने मजहब को मानने वाले, मगर हम एक दिन की छुट्टी मनाते, किसी भी मजहब का त्योहार, उस दिन दुकान बंद रखते। मगर बंबई, मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या हुआ, बीजेपी शिवसेना वाले क्या किए, 8-8 दिन गोश्त की दुकान को बंद करके रख दिए। 8-8 दिन स्लॉटर हाउसेस बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई गोश्त की। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर इख्तियार बल्दिया में मजलिस के पास नहीं, अगर किसी और के पास जाएगा तो बोलेंगे हमारा त्योहार है, बंद करना नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन करना। मेरे भाई, इख्तियार अगर आपसे कह रहा हूं कि मजलिस तोड़ दो, ये तमाम चीजें रोकना है हमको, और अगर हमारे पास 8 दिन या 2 दिन गोश्त की दुकान बंद रही तो जो गोश्त का कारोबार करता है, अगर 1 दिन में उन्हें जानवर नहीं बेचा तो खर्चे में आ जाता हूं, और अगर 2 दिन दुकान बंद रही तो हैदराबाद में तूफान मच जाएगा। हमको गोश्त खाने की बहुत आदत है। मैं एक वाकया सुना, मैं हकीकत है, हमारे हिंदुस्तान के एक रियासत के नाम ले लेता हूं, उनका बैंक का फंक्शन था और बैंक के मेंबर पूरे मुसलमान थे, तो वहां पर लोग चले गए।
फंक्शन हुआ, बोले खाना खाइए। इत्तेफाक से क्या हुआ, वो मुसलमान जो है वेजिटेरियन सेक्शन में चले गए। अब जाके बोल रहे क्या है भाई, दिख रहा ही नहीं। आखिर में एक साहब जो है शरीफ साहब के सवाल ठहरो धुल के सब पैसे चढ़ाए, सीधा हाथ के अंदर डालो, उसमें भी बोटी नहीं आई। तो बोले क्या है भाई ये, कहीं तो बुला हमारे, हम मुसलमान हैं, बुलाए हमको कुछ भी नहीं। कुत्ते ने एक जना उधर नारा मारा, हमको आजादी चाहिए। उसने बोला अरे कहीं को आजादी चाहिए, तू गोश्त नहीं दिया हमको। भाग क्यों नहीं आया, बैंक का वो जो भी एमडी था, नहीं भाई ये आप वेजिटेरियन में आगे, इधर आइए इधर आइए। तूफान मच गया। तो हमारे पास भी ऐसी होता, गोश्त नहीं मिला तो देख के दूसरे को क्या है, गुस्सा क्या है, जरूरत है क्या करेंगे। जो पैसे वाला है जाके बकरे का गोश्त लेता हूँ, पोर्क लेकर लेता। गरीब को बच्चों को खिलाना है, ताकतवर बनाना है बच्चों को, तो जाके बड़े का लेते। सही है बात, ये कोई बुरी बात नहीं है इसमें, बिल्कुल लेते। बड़े का लेते लेते बीच में छोटा भी कर लेते होंगे, वो भी होता, वो भी हकीकत है। हम नहीं बोल सकते क्या करेंगे, मगर ये चीजें हैं मेरे भाई, इसको तवज्जो लेने की जरूरत है। यकीनन आप मजे ले रहे हैं मेरे बोलने पर, मगर याद रखिए हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर जरा सी भी कोताही करेंगे हम तो इख्तिदार जालिमों के पास चला जाएगा, और ये जालिम हमको माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमको हमारी आदतें छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं जब कहा था ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है, ये शहर हैदराबादियों का है, तो सब लोग पुकारना शुरू कर दिए, देखो उन्होंने कैसी बात कर रहे। अरे कैसी क्या बात कर रहे भाई, हैदराबाद हमारा है, आपका है क्या? हम यहाँ पैदा हुए, इस शहर के गली कूचों में चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों के असलाफ की निशानियां हैं। इस शहर को बरकरार रखना है, इस शहर को बचा के रखना है, इस शहर को तरक्की कराना है, इस शहर में और चांद लगाना है, इस शहर को हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शहर बनाना है, इस शहर को मोदी से बचाना है, इस शहर को मोदी के शर से बचाना है, इस शहर को नायडू से बचाना है, इस शहर को कांग्रेस के फितनों से बचाना है। ये तमाम काम करना है। अब टीआरएस गाड़ी में आके बैठ के बोल रही गाड़ी में बैठो, नको वहां तुम्हारी गाड़ी, नको हमारी, तुम्हारी गाड़ी तुमको मुबारक, तुम हाईवे चलाओ। ये शहर के रास्ते हमारे हैं, ये शहर के रास्ते हमारे हैं, ये गली कूचे हमारे हैं, ये हमारे महल्ले, ये बस्तियां हमारे हैं। आप गाड़ी मत चलाओ यहाँ पर, हाईवे बैठो, करीमनगर जाओ, वरंगल जाओ, नलगुंडा जाओ, अच्छा है। यहाँ कहीं को आ रहा गाड़ी नहीं चलती भाई, यहाँ पर सिर्फ हमारी गाड़ी चलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। मगर आपसे मैं दबन गुजारिश कर रहा हूँ कि समझिए इस बात को, और पूरे मुल्क के माहौल पर नजर रखिए कि कैसे फिरका परस्ती का एक माहौल बनता जा रहा है। इस तरीके से हमको टारगेट किया जा रहा है। कल तक जो लोग बीजेपी के बोलते थे, क्या बोलते थे, मोदी को वोट नहीं दिए तो पाकिस्तान चले जाना। बिहार में बोलते थे बीजेपी को वोट नहीं दिए तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़ना। जो कल तक मुसलमानों से बोलते थे, बीजेपी वाले, हिंदू नहीं, बीजेपी वाले बोलते थे ये मुसलमान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, अब अल्लाह ने क्या करके दिखाया, मोदी खुद पाकिस्तान चले गए। और ऐसा गए, एयरपोर्ट पे उतरे तो देख के ऐसा दिख रहा था, है ये क्या हो रहा। नवाज शरीफ और मोदी दोनों हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे, ऐसा दिख रहा था कि मियां बीवी इतनी मोहब्बत की है। गलत उसमें नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल, मगर ऐसा दिख रहा था कि 30-40 साल के बाद दो बिछड़े भाई एक दूसरे से मिल गए। पूरे अखबार वो अमन हो गया, ऐसा हो गया, उसके बाद पठानकोट हो गया। क्या बात है, जो हमको बोलते थे पाकिस्तान जाना पड़ा आपको, हम तो नहीं जाते, हमारे को क्या करना है, ये हम हिंदुस्तान हमारी सरजमीन है, हम जिंदा भी रहे तो यही रहेंगे, मरे भी तो हमारे कब्रिस्तानों में जाकर सीना तान के सोते रहेंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों, हमारे मुल्क के जो माहौल है, आप देखते हैं कि दादरी में क्या हुआ, किस तरह से अखलाक को मारा गया, किस तरह से फिरका परस्त ताकतें शक की बुनियाद पर अखलाक के घर में घुसकर
उसको इतना बुरी तरह मारे कि उसकी बीवी के सामने, उसकी बेटी के सामने, उसके बेटे के सामने मार मार कर उसको शहीद कर दिए। और हमारे वजीर आजम मुंह नहीं खोलते, दलितों की बात करते, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का सेशन बुलाते, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक दलित बच्चा मर जाता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज नहीं बोलते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर हैदराबाद के इस भाईचारगी के माहौल को, शहर हैदराबाद के इस गंगा जमुनी तहजीब को हमको बचाना है। मजलिस आपकी जमात है, बरसों से जमात आपकी खिदमत करती आई है। आज इस जमात हिंदुस्तान के कोने कोने में जाती है। यकीनन हम बिहार गए, कामयाबी नहीं मिली, मगर याद रखिए आने वाले 5 साल में बिहार के असेंबली में इंशाअल्लाह ताला मजलिस का नुमाइंदा जाएगा। महाराष्ट्र में हम जाते हैं, अपनी जमात को वहां पर मजबूत करते हैं। आज पूरे मुल्क में जो दलित अवाम है, जो गरीब अवाम है, वो एक उम्मीद की किरण मजलिस में देखती है कि जमात गरीबों की बात कर रही है। बेबाक तरीके से ऐवान असेंबली में, ऐवान पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल को जमात उठाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमात आपकी है। मुझे नहीं मालूम इस दुनिया में मेरा कितना वक्त है, मैं जरूर एक दिन जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मगर नौजवानों तुम्हारा मुस्तकबिल है। नौजवानों ये जमात तुम्हारी है। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जमात आपकी है। इस जमात को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। इस इलेक्शन में यह मत देखो कि शरीफ है या असदुद्दीन ओवैसी है, जानी मियां है। इस इलेक्शन में अपने आप को देखो, इस इलेक्शन में अपनी जमात को देखो, इस इलेक्शन में अपने इत्तेहाद को सामने रखकर एक फैसला करो। अरे हुकूमतें आएंगी चले जाएंगी, मगर जमात बरकरार रहेगी। जब जमात की ताकत रहेगी तो जमात इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से मुकाबला करेगी, इंसाफ का मुतालबा करेगी, हक को मनवाएगी, बल्दियात में मसाइल को उठाएगी और उसको मसाइल हल करवाएगी। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 2 फरवरी के दिन हजारों की तादाद में अपने अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। नौजवानों में आपसे एक बात कर रहा हूं, 2 फरवरी के दिन मोटरसाइकिल पे निकलते, कहां है शरीफ भाई, कहां है जानी मियां, कहां है, 1-1 घंटा खाली राउंड मारते। अरे खुद तो वोट डालो, पहले वोट डालो, अपने घर वालों को वोट डलवाओ, बाजू वालों से पूछो वोट डाले नहीं डाले, दोस्त को फोन करो सेल फोन पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहो वोट डालो, मजलिस को पतंग को वोट डालो। उसके बाद निकलो तफरी करने को। अपना वोट नहीं डालते क्यों भागे मोटरसाइकिल पे? पोलिंग के दिन मैं आया तो मेरे पीछे 50-50 मोटरसाइकिल एक जगह पे। मैं एक दिन रुक के एक 10 मोटरसाइकिल बच्चों को बुलाया था, वोट डाले। पहले अपना वोट डालना, उसके बाद सबको बोलना। अपने वोट नहीं डाल रहे, सारी दुनिया की फिक्र क्या हो रहा वहां पे, उन्हें क्या कर रहा, इन्हें क्या कर रहा। अरे अपना वोट डालो, पहले लिख जाओ मोटरसाइकिल, वोट डाले तो किसको बिठा के लिख जाओ, खाली फिरने की जरूरत नहीं, वोट डालिए और पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। ये सीट से हमको कामयाबी हासिल करने वाले एतबार से इंशाअल्लाह ताला एक तारीख हम बनाएंगे यहां पर कि हाँ, लोग बोलेंगे कि रागड्डा के पूरे लोग मुत्तहिद होकर यहां पर शरीफ के अलिया को कामयाब किए। ये हमारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये हमारे सोच की कामयाबी होगी। पूरा बल्दिया का इलेक्शन एक तरफ, इर्रा गड्ढा का इलेक्शन एक तरफ, याद रखो मेरी इस बात को। जितने फिरका परस्त ताकतें, जितने मुफाद परस्त ताकतें, वो तमाम नजर उठाकर देख रहे इर्रा गड्ढा में क्या होगा। इर्रा गड्ढा में कुछ नहीं होगा, फिरका परस्त ताकत हो। अरे गाड़ी में बैठने वालों, हाथ से हाथ को धोखा देने वालों, साइकिल चलाने वालों, इर्रा गड्ढा में इंशाअल्लाह ताला मंजिल कामयाब होगी। अब हम पहचान चुके हैं तुम्हारी बातों को और इंशाअल्लाह ताला इनको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। एक ताकतवर उम्मीदवार हमारे पास है, एक स्ट्रांग उम्मीदवार हमारे पास है और स्ट्रांग और ताकतवर उम्मीदवार को हमको कामयाब करना है और एक एक वोट के जरिए हमको कामयाबी दिलाइए। याद रखिए, लोग बोलते रूलिंग पार्टी, क्या रूलिंग पार्टी है? क्या कर लेते रूलिंग पार्टी? कुछ नहीं करते। लोग बोलते आप एक ही है एमपी, बोला हो एक ही छू,
मगर पार्लियामेंट में जब हम अल्लाह के करम से बोलते हैं, जब बोलते हैं तो बीजेपी वाले पेट में उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। मैं खड़े रहता हूं पार्लियामेंट में, उधर से शुरू हुआ था तो मालूम हुआ ना कि एक की अहमियत क्या है। याद रखिए, एक एक खतरे से दरिया बनता है मेरे भाई। एक एक वोट से कामयाबी मिलती है। और अपने वोट को मत समझिए कि मेरा एक वोट क्या होगा। निकलिए 2 फरवरी के दिन, ये हमारे इत्तेहाद का दिन होगा। और निकलिए, दुआ करते रहिए अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाबी से नवाजे। शुक्रिया, और भी जल्द से होंगे, मैं भी आऊंगा और जनाब मोहतरम अकबर साहब भी आएंगे। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने चलो, हम मुल्क बनाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो।